गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेशन शुरू होने में आज कुछ देर हो गई है, शुरू करते हैं। पहले से ही हम लोग थोड़ा लेट हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है ना, जुडिशियल रिव्यू का। इसी को न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इस रिव्यू के द्वारा जो विधि बनती है देश में, संसद या विधानमंडल के द्वारा, उसकी समीक्षा न्यायालय के द्वारा की जाती है और ये जांच की जाती है कि जो विधि बनी है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, है ना। जुडिशियल रिव्यू का यही मतलब होता है, विधि की संवैधानिकता की जांच करना। जांच करना कि विधि संविधान के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसी रिव्यू की वजह से भारत में संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि संसद द्वारा बनाई गई विधि की संवैधानिकता की जांच न्यायालय करेगा। यहाँ क्वेश्चन दूसरी तरीके से है, कानून की उचित प्रक्रिया। ये नहीं होता है, कानून की उचित प्रक्रिया नहीं है, न ही कानून का शासन है। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 21 में दिया हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कानून बना है या नहीं, या कि कानून का क्रियान्वयन हुआ है या नहीं, इसकी जांच करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इस शब्द को पढ़े होंगे, जिसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो भारत में न्याय जुडिशियल रिव्यू, अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया है, भारत में विधि की स्थापित प्रक्रिया है। उसी के तहत भारत में जुडिशियल रिव्यू को क्रियान्वित किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सही नहीं है निम्नलिखित कथन में। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। विधि का शासन अमेरिका, ये ब्रिटेन में भी है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू वहाँ नहीं है ना। हम लोग विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से ही लिए हैं, लेकिन वहाँ जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं होता है। तो धन संपत्ति के मामले में, यानी धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये विकल्प सही है। दूसरा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होगी, होता है ऐसा। अनुच्छेद 109 में जो धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है, उसके अनुसार धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में ही होगी। तो लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा में पेश होगा, और वो भी पेश होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, है ना। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलनी चाहिए, तब
पूर्व अनुमति के बाद धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का उत्तर तो यही हो जाता है, लेकिन इस विकल्प पर भी विचार कीजिए। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है ना। पारित करना होगा, अगर नहीं भी करते हैं तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसी रूप में विधेयक को स्वीकार कर लिया है जैसा कि लोकसभा ने उसके पास भेजा था, यानी हर हाल में वहां से स्वीकृति मान ही ली जाएगी। तो 14 दिन में 14 दिन ही लटका सकते हैं, हमने पहले ही उस चीज को बता दिया है। और अगर 14 दिन तक राज्यसभा निर्णय नहीं लेती है तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया है ना। तो 14 दिन तक राज्यसभा द्वारा निर्णय न लेने पर पारित माना जाएगा। यानी हर हाल में 14 दिन पूरा होने के बाद राज्यसभा द्वारा पारित मान ही लिया जाएगा। और राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। धन विधेयक को पारित कर सकती है ना, या कुछ सिफारिश के साथ, अनुशंसा के साथ लौटा सकती है। लेकिन जो सिफारिश राज्यसभा करेगी उसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होगा, है ना। तो राज्यसभा द्वारा की गई अनुशंसा को मानने के लिए राज्यसभा लोकसभा बाध्य नहीं होगी, है ना। यानी लोकसभा का धन विधेयक पर एकाधिकार होगा। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होगी और शुरुआत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होगा। 14 दिन तक हर हाल में स्वीकृति मिलेगी राज्यसभा से। दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि मिल गया। और राज्यसभा उस पर कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होगा। जो संशोधन हुआ लोकसभा स्वीकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, पूरी तरह उस अनुशंसा को रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि एकाधिकार लोकसभा का है, राज्यसभा शक्तिहीन है। ये पहले ही पॉइंट से स्पष्ट हो गया था। तो उत्तर तो इसका यही होगा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है, गलत ही चुनना है। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। जो अनुच्छेद 93 में व्यवस्था की गई है उसके अनुसार लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से, ये वहां लिखा हुआ है संविधान में, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अपने सदस्य में से करना है, यानी अध्यक्ष चुने जाने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यह अनुच्छेद 93 की व्यवस्था है।
लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के संदर्भ में ये नहीं हो सकता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए गए, बाद में मेंबर बन गए, ऐसा नहीं होगा। वही व्यक्ति चुना जाएगा जो चुने जाते समय लोकसभा का सदस्य था, वही चुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि गैर सदस्य को अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति या उपसभापति चुन लिया जाए। सदस्य में से ही चुने जाएंगे सभी के लिए। केवल राज्यसभा का सभापति चूंकि पदेन होते हैं उपराष्ट्रपति, उनके लिए शर्त लागू नहीं होती है। अन्य सभी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति सब चुने जाते समय उस सदन का मेंबर होना आवश्यक है। सबके लिए है, ये केवल लोकसभा के लिए है ऐसी बात नहीं है, है ना। सबके लिए है, लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए है, विधान परिषद के लिए है और राज्यसभा के उपसभापति के लिए है। सबके लिए एक ही व्यवस्था है, कोई अंतर नहीं है व्यवस्था में। हाँ, राज्यसभा के सभापति पदेन होते हैं उपराष्ट्रपति, उन पर यह बात लागू नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, यदि लोकसभा भंग हो जाती है फिर भी अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। ये कथन लोकसभा भंग हो जाती है, जैसे इस बार ही लोकसभा लगता है कि 6 जून को भंग हुई थी और लगता है कि 17 तारीख से लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, है ना। तो 6 जून से लेके 17 जून के ठीक पहले तक, यानी 17 जून को, जहां तक हमको याद है, हो सकता है डेट में अंतर हो, 11 बजे संसद की लोकसभा की बैठक बुलाई गई थी। 11 बजे ही बैठक होती है। इस हिसाब से अगर देखिए तो 10:59 तक पुराने वाले अध्यक्ष ही अपने पद पर थे। इस बार तो वही व्यक्ति लोकसभा के फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं, ओम बिरला साहब। ये दूसरी बात है, फिर से उनका चुनाव हुआ है। 10:59 तक मान लीजिए नहीं भी चुने जाते, वो ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष थे। 11 बजे नई लोकसभा बैठी, उनका नया अध्यक्ष मिल गया, ये रिटायर कर गए, ये हट गए, है ना। तो लोकसभा भंग होने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर रहता है और वह लोकसभा की नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। यानी 10:59 तक वही रहेंगे। 11 बजे नई लोकसभा की बैठक शुरू हुई, नया अध्यक्ष शुरू हो गया, यहाँ से नए अध्यक्ष मिल गए। उस समय तो प्रोटेम ही होते हैं अस्थायी वाले। फिर 2 दिन के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। तीसरी बात, लोकसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, ये सभी सदन के विशेष बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से नहीं, बल्कि साधारण बहुमत से हटाए जाते हैं। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के साधारण बहुमत से हटाए जाते हैं। बिहार में हाल में अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं, साधारण बहुमत से ही हटे थे, याद होगा आपको, दिसंबर के महीने में। इसके बाद नंद किशोर यादव का निर्वाचन हुआ है। तो ये साधारण बहुमत से होंगे, यहाँ विशेष बहुमत यही गलत है, साधारण बहुमत यानी आधे से अधिक
सदस्यों के समर्थन से। ओम बिरला छठे व्यक्ति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष, दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। छठे व्यक्ति हैं। सबसे पहले कौन चुने गए थे? आयंगर चुने गए हैं। गुरदयाल सिंह ढिल्लो चुने गए थे। जीएमसी बाल योगी चुने गए हैं। बलराम जाखड़ चुने गए हैं। जीएमसी बाल योगी चुने गए थे। और ये छठे हैं, है ना। 6 व्यक्ति हैं जो 2 बार बने हैं। इसको थोड़ा सा लिख देते। MS आयंगर लगता है कि लिखते हैं। एक तो ये चुने गए थे, फिर गुरदयाल सिंह ढिल्लो चुने गए हैं, फिर नीलम संजीव रेड्डी चुने गए हैं। बलराम जाखड़ चुने गए हैं। GM बाल योगी चुने गए थे। और ओम बिरला चुने गए हैं। तो बिरला साहब छठे वैसे व्यक्ति हैं जो दोबारा चुने गए हैं। इसमें से एक बात और भी देखने वाली है कि नीलम संजीव रेड्डी चौथे लोकसभा में अध्यक्ष थे, फिर छठे लोकसभा में अध्यक्ष बने थे। इनका बीच में गैप है, जबकि आयंगर वो गणेश वासुदेव मावलंकर के हटने के बाद पहली लोकसभा में ही बने थे, फिर दूसरी लोकसभा में भी बन गए, तो लगातार रहे हैं। गुरदयाल सिंह ढिल्लो भी लगातार रहे हैं। बलराम जाखड़ लगातार रहे हैं। जीएमसी बाल योगी लगातार रहे हैं। और ओम बिरला भी लगातार रहे हैं। तो ये 5 लोग जो हैं लगातार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि नीलम संजीव रेड्डी लगातार नहीं रहे हैं। 2 बार रहे जरूर हैं, लेकिन लगातार नहीं रहे हैं। लगातार बी नंबर नहीं, तो बी नंबर नहीं है आकाश। तो नीलम संजीव रेड्डी में गैप है, चौथे छठे में है। नहीं तो आयंगर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखड़ बाल योगी और ओम बिरला ये लगातार रहे हैं। और इसमें से एक बात और है, बाल योगी की अपनी पद पर ही मृत्यु हुई थी। बाल योगी साहब प्लेन क्रैश में मारे गए थे जब 12वीं लोकसभा चल रही थी। चौथा क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए इसको, बी नंबर नहीं, परिसीमन आयोग कौन सा सही नहीं है? इसका गठन परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सही है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत ही राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। इसमें कौन सा होगा? 5 हैं और दो बार होने वाले 6 हैं, हमने बता दिया। सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है, ये विकल्प सही नहीं है, है ना। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश
जरूरी नहीं है। कुलदीप सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष वही थे। वो सिंपल न्यायाधीश रहे थे, केवल न्यायाधीश रहे थे। मुख्य न्यायाधीश का होना अनिवार्य नहीं है, कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसी को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। मुख्य आवश्यक नहीं है, केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य से 10 सदस्य इसमें लिए जाते हैं, जो लोकसभा या विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं। और चौथा विकल्प है, ये पूछा भी गया है, परिसीमन आयोग द्वारा किए गए कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। मूल शब्द ऐसे ही लिखा गया है, जो भी परिसीमन आयोग कार्य करेगा न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, यानी उसके द्वारा किया गया कार्य अंतिम होगा। तो ये विकल्प सही है। इसको मिटाए थे हम, रुको भाई, ये कंफ्यूजन कर देगा, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर केवल मुख्य जो है वो गलत हो जाता है, जो पूरे विकल्प को गलत कर देता है ना। और अंतिम क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना देकर किसी लोक महत्व के पद को प्राप्त कर लेता है और कोई इसको न्यायालय में चुनौती दे देता है, तो न्यायालय उस पदधारक के विरुद्ध कौन सा रीट जारी करेगा? कौन सा रीट जारी होगा आकाश, बताइए। लोक महत्व के पद पर बैठा हुआ है और काम करने का आदेश जारी होगा, तो ये तो परमादेश हो जाता है ना। तो परमादेश तो होगा नहीं। लोक महत्व के पद पर बैठा हुआ है और कोई काम करने का आदेश यदि न्यायालय देता है, तब वो परमादेश रीट होता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों न्यायपालिका के क्षेत्र में जारी होता है। दोनों न्यायिक रीट है। ये भी न्यायिक है, ये भी न्यायिक है, जिसके द्वारा ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकता है। अंतर केवल यही है कि प्रतिषेध तब जारी होता है जब नीचे के न्यायालय ने अपना निर्णय नहीं दिया है, और उत्प्रेषण तब जारी होता है जब नीचे के न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगर गलत सूचना देकर आप किसी लोक महत्व के पद को पाते हैं, तो अधिकार परीक्षा रीट जारी होगा, जिसमें न्यायालय आपसे पूछेगा कि आप किस कानूनी हैसियत से इस पद पर बैठे हुए हैं, है ना। तो कानूनी मान्यता की, कानूनी वैधता की जांच की जाती है ना। अब जैसे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लेते हैं, वो तो बन जाता है 200-400 रुपया देने पर। आप सेलेक्ट भी हो जाइए, जॉब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया कि इन्होंने गलत सूचना देकर पद प्राप्त किया है, तब यही को वारंटो जारी होगा, अधिकार परीक्षा जारी होगा और को वारंटो पूछेगा कि किस कानूनी हैसियत से आप इस पद पर बने हुए हैं। अगर आपने प्रमाणित कर दिया कि नहीं हम इसी कैटेगरी के हैं, तब आगे आपकी
नौकरी चलती रहेगी। अगर प्रमाणित नहीं कर पाए तब आपको जाना होगा। एक बात और भी है, परमादेश रीट जो होता है 3 के खिलाफ जारी नहीं होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं होगा परमादेश। राष्ट्रपति को न्यायालय आदेश नहीं दे सकता है कि फलाना काम कीजिए, इस विधेयक को स्वीकृति दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं होता है और प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होता है ना। आप हमारे खिलाफ नहीं ला सकते हैं। लोक महत्व के पद के विरुद्ध ही जारी होता है परमादेश भी और अधिकार परीक्षा भी, है ना। तो प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी नहीं होता है। परमादेश 3 के विरुद्ध जारी होने की मनाही है, 3 इसके अपवाद रखे गए हैं। लेकिन अधिकार परीक्षा जो है ये प्राइवेट व्यक्ति और राज्यपाल के विरुद्ध तो जारी नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी होगा। प्रसाद पर्यंत पद के विरुद्ध नहीं होता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, निर्वाचन पर किसी ने कंप्लेन कर दिया, अगर मामला रजिस्टर्ड हो गया तो न्यायालय राष्ट्रपति से पूछेगा ना कि किस हैसियत से बैठे हुए हैं। तो राष्ट्रपति को भी प्रमाणित करना पड़ेगा कि नहीं, चुनाव सब ठीक से हुआ है, हम इसी हैसियत से बने हैं, चुने हुए हैं हम। तो अधिकार परीक्षा होगा। गलत सूचना देकर नौकरी लीजिएगा। किसी ने कंप्लेन कर दिया तो आपके विरुद्ध अधिकार परीक्षा ही जारी होगा कि आप किस कानूनी हैसियत से इस पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आज तक के लिए डी, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं सीजीआई के खिलाफ होगा। हाँ वारंट हो सकता है, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतना ही हो पाएगा, फिर कल देखते हैं। फिर कल भी क्वेश्चन रहेगा 5 जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।